गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो आज की क्लास में एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप बात करते हैं सैलरी हेड की, आप बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में, तो आप टैक्स कैलकुलेशंस की बात भी करेंगे। इट मीन्स कि अगर आपने इनकम कैलकुलेट की अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर आपने इनकम कैलकुलेट की इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप इनकम कैलकुलेट करते हैं सैलरी, या फिर आप कैलकुलेट करते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, so these are 5 heads of income. But at the end of the day, what is the main objective? The main objective is always to calculate net tax liability. जब तक आप net tax liability कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपका आंसर कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीज़ें तो कैलकुलेट करनी ही करनी है, एंड देयर आफ्टर you will also look for deductions. यानी कि next thing is what? The next thing is to calculate deductions. अब सवाल उठता है कि deductions क्या होती हैं? Deductions is something, for example, आप इनकम अर्न करते हैं और उस इनकम को जो आप अर्न करते हैं आप उसको स्पेंड कर देते हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, या आप उसको सेव कर देते हैं, सेविंग कर देते हैं। ठीक है, अगर आपसे गवर्नमेंट ये कहे कि देखिए जो आपने इनकम अर्न की इन अलग अलग हेड्स ऑफ सोर्सेज से, अलग अलग जगह से इनकम जो आप अर्न करेंगे, अगर आप इस इनकम का एक पार्ट इन्वेस्ट कर दें, कहाँ? जहाँ हम आपको बताएंगे, जहाँ हम आपको बताएं। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट स्पेंड कर दें यानी खर्च कर दें, कहाँ? जहाँ पर हम आपको नोटिफाई करेंगे यानी बताएंगे, राइट। या फिर इन्वेस्ट स्पेंड के अलावा कुछ सेविंग्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस आप कर दें, कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दें, कहाँ? जहाँ पर गवर्नमेंट आपको बताएगी। बात क्लियर है? तो इसका मतलब है कि आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्यों? गवर्नमेंट अगर आपसे कहे कि आप अगर 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एक इन्वेस्टमेंट में जिसका नाम है एक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आप पूरे साल की 50,000 की इन्वेस्टमेंट इस एक्स इन्वेस्टमेंट में करते हैं, तो हम इस 50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या नहीं करेंगे? टैक्स माफ़ कर देंगे। समझ आया? इसी तरह से गवर्नमेंट आपसे कह सकती है कि देखिए आप एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, और लोन लेने पर आप क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर आप हमारी कुछ कंडीशंस माने, लोन लें, उसके ऊपर इंटरेस्ट दें, तो जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे ना, मान लीजिए 60,000 आपने पूरे साल का इंटरेस्ट पे किया, तो गवर्नमेंट कहेगी देखो 60,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया, हमारी बात मान के किया, तो हम इस 60,000 पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। पिक्चर क्लियर हो रही है? मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन्स रहती हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ। इसके अलावा डिपॉजिट्स या डोनेशंस, सरकार आपसे कहेगी देखिए देश के हालात अच्छे नहीं हैं,
कोविड जैसी महामारी है, आप पीएम केयर फंड में कुछ पैसा डोनेट कर दो। अरे भाई पैसा डोनेट कर देंगे, लेकिन लोगों को इनकरेज भी तो करना पड़ेगा ना कि लोग पैसा सच में डोनेट करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे कह सकती है देखो अगर आप डोनेट करेंगे तो जितना अमाउंट आप डोनेट करेंगे उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे, यानी जितना अमाउंट आप डोनेट करेंगे उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। क्लियर है? तो डोनेशन, मान लीजिए 10,000 की डोनेशन आपने दी, और इस 10,000 की डोनेशन कहाँ से दी होगी, अपने इनकम से ही तो दी होगी ना। इनकम कहाँ से, कैपिटल गेन से, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी या अदर सोर्सेज वाली इनकम से दी होगी। तो अगर 10,000 की डोनेशन आपने गवर्नमेंट को दी और वो कैटेगरी में फॉल करती है जिस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने कहा था, तो आपको 10,000 पे टैक्स नहीं देना है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब हमें बच्चे कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं विद दिस, दैट वट एवर इनकम वी अर्न, जो भी इनकम हम अर्न करते हैं उसके कुछ पोर्शन पर हम टैक्स डिडक्शन हमें मिल जाती है। क्या मिल जाती है? टैक्स डिडक्शंस। और विद द हेल्प ऑफ सच टैक्स डिडक्शन हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि कैपिटल गेन से होने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम को कहेंगे क्या? मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की कुछ कैपिटल गेन से इनकम, कुछ हाउस प्रॉपर्टी से, कुछ सैलरी से, कुछ पीजीबीपी से और कुछ इनकम अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज की इनकम क्या हो सकती है? आपका बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, आपको कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है उससे मिलने वाला डिविडेंड, आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला, उसके रिफंड पे इंटरेस्ट मिला, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपको गिफ्ट मिले, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ आ रहा है? ठीक है। आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला, दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं यहाँ पे आपकी SOL की संडे टू संडे क्लास लेने आता हूँ, मुझे मिलने वाली जो इनकम है ये एक प्रोफेशनल इनकम है। कौन सी इनकम है? प्रोफेशनल इनकम। ठीक है। प्रोफेशनल इनकम होगी पीजीबीपी में टैक्सेबल। मुझे जो इनकम यहाँ से मिली वो मैंने अपने बैंक में रखी, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिला। क्वेश्चन इज जो इंटरेस्ट है वो कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम। क्लियर है? तो इनकम का नेचर जानना ज़रूरी है। ठीक है। मैं अपने कॉलेज, जो मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो मैं क्लासेस लेता हूँ, जो मेरा एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर, वहाँ से जो मुझे इनकम मिलती है विच इज़ सैलरी इनकम, राइट। तो इन सारी इनकम्स अगर आप अर्न करते हैं एज अ मिस्टर एक्स, इन सारी टैक्सेबल इनकम को, कौन से वाली इनकम को? टैक्सेबल। याद यही तो किया ना हमने भाई, कैपिटल गेन में टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, यही तो किया हमने कैलकुलेट। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है अंडर सेक्शन 20 बताओ? सेक्शन 22। सेक्शन 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन, वो कितनी है? सैलरी। सैलरी किसे कहते हैं वो हमने सारा देखा था। इसी तरह से पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन सारी इनकम को जो टैक्सेबल हैं अगर उनको जोड़ लिया जाए तो आपके पास आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगा बच्चे? ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस है, नेट नहीं है। अगर आपके पास ये ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर ये ग्रॉस टोटल इनकम है तो आप क्या करेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम इज GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अब आप देखेंगे डिडक्शंस। क्या देखेंगे? डिडक्शंस। ठीक है। तो बच्चे आज का जो हमारा फोकल एरिया होगा दैट विल बी द डिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिडक्शन अगेन एंड अगेन? द रीज़न इज क्वाइट क्लियर, because in the examination they will definitely ask you question about deduction in theory, and in every practical portion they will ask you some questions
जिस पर आपको आंसर देना है कि हाउ वी कैलकुलेट डिडक्शंस, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस व्हाट, माइनस डिडक्शंस। अब सवाल उठता है कि डिडक्शंस हैं तो अलग अलग नेचर की डिडक्शंस होंगी, कोई स्पेंडिंग से रिलेटेड होगी, कोई डोनेशन से रिलेटेड होगी, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगी, ये सुनो, और कोई कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगी। तो उनके लिए अलग अलग सेक्शंस भी बने होंगे, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखिए डिडक्शन के लिए ना हमने एक चैप्टर बना दिया है 6A, द चैप्टर 6A, चैप्टर बना दिया है 6A। उस चैप्टर 6 में 80C से लेकर 80U तक सेक्शन में जो भी डिडक्शंस हैं आप वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 6A, रोमन 6A, एंड द सेक्शन इन्वॉल्व दे आर सेक्शन 80C to 80U। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आगे चलेंगे। जब आप डिडक्शंस की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। देखिए डिडक्शन आपको मिल तो जाएगी, बट एट द सेम टाइम डिडक्शन किस किस इनकम में से नहीं मिलती है, समझ आ रहा है। मान लीजिए आपके पास एक इनकम है विच इज़ लॉटरी इनकम, लॉटरी से कमाई गई इनकम। सरकार कहती है कि आप उस पर 30% टैक्स देंगे, ये है स्पेशल रेट। क्या है ये? स्पेशल रेट। अब अगर ऐसी इनकम जो स्पेशल इनकम है, मैं इस इनकम में से डिडक्शंस कुछ क्लेम करना चाहूँ, मांगना चाहूँ, तो गवर्नमेंट मना कर देगी, गवर्नमेंट साफ साफ मना कर देगी। अब ऐसा क्यों है? आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि सारी इनकम को ऐड कर दो और उसके बाद डिडक्शंस को उसमें से माइनस कर दो। है ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि कुछ ऐसी इनकम है जहाँ से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एम आई क्लियर इनफ? समझ आ रहा है? तो वो कौन कौन से इनकम्स हैं जहाँ से आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, गवर्नमेंट कहती है कि 10 लाख पे टैक्स लाओ, 10% रेट पर लाओ। याद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिक्योरिटीज़ पर, फर्स्ट 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा 9 लाख पर 10% टैक्स लग जाएगा। अब सवाल उठता है कि हो सकता है मैं डिडक्शन क्लेम कर लूँ उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से और मुझे टैक्स ना देना पड़े, बट गवर्नमेंट के अपने रूल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट आपको मना कर सकती है कि नहीं आप इस इनकम से क्या नहीं कर सकते, डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? ठीक है। तो बच्चे हम उस बात को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये आपको समझनी होगी कि कौन कौन सी इनकम से जिस पे डिडक्शन परमिसिबल नहीं है। नोट डाउन, द डिडक्शंस आर नॉट परमिसिबल, द डिडक्शंस आर नॉट परमिसिबल from the following incomes although these incomes are part of gross total income, these income are part of gross total income, कि भले ही ये इनकम ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट है, भले ही उसमें आपने इंक्लूड कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ इनकम पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। कौन कौन सी है? फर्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसा क्यों है? आई टेल यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों है ऐसा? आपको याद होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेस दो तरह से लगता है, अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन 112A, राइट। 112A में किसकी बात होती है?
सिक्योरिटीज़ की, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया 10% ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज़ गेन। 112 कब लगता है? 112 बच्चे तब लगता है जब आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती अदर देन सिक्योरिटीज। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, लैंड, बिल्डिंग, डायमंड, इस तरह की एसेट्स पर सवाल उठता है कि इस पर टैक्स रेट कितना है, विच इज़ 20%। कितना है? 20%। तो आप देख सकते हैं कि 10% एंड 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा या तो 10% से या फिर 20% से। इसका मतलब है ये ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स कैसे लग रहा है? एक स्पेशल रेट से लग रहा है, स्लैब रेट से नहीं लग रहा। किस रेट से लग रहा है? स्पेशल। यानी कि अगर 1 रुपये का भी इनकम होगा तो इस पर टैक्स 20% या 10% देना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप ये समझिए कि जो स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम यानी उन इनकम पर स्पेशल यानी फ्लैट टैक्स लगता है। नॉर्मली तो हम स्लैब रेट देखते हैं ना कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख प्लस 30%। तो बच्चे इसे कहते हैं स्लैब रेट वाला टैक्स। लेकिन कुछ इनकम होती है गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, 1 रुपया भी अर्न किया होगा तब भी हम इस पर 20% लेंगे, 10 लाख अर्न किया होगा तब भी इस पर 10% लेंगे, 20 लाख किया होगा तब भी इस पर 10% लेंगे। बात समझ आ रही है? तो ऐसी इनकम को स्पेशल इनकम कहा जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसी इनकम है? स्पेशल इनकम है, इसलिए इस इनकम पर डिडक्शन क्लेम आप नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो फर्स्ट इनकम समझ आ गई। नाउ द सेकेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन covered under short term capital gain income under section 11A 11A। हाँ जी, 111A, माई मिस्टेक, 111A 111। ठीक है, देखिए क्यों ये कहा गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 2 तरह के टैक्सेस अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का शेयर था, HDFC बैंक का आपके पास शेयर था, आपने उसे 6 महीने अपने पास रखा और सेल कर दिया। तो बताइए क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? क्योंकि आपने 1 साल से कम अपने पास रखा। आपको हुआ इस पर गेन, फॉर एग्जांपल 400 रुपये का टोटल गेन हुआ 6 महीने के अंदर अंदर। सवाल उठता है कि इस पर टैक्स देना है या नहीं देना? बिल्कुल देना है टैक्स, वी विल पे टैक्स। ठीक है, बट ये जो टैक्सेशन है बच्चे ये आएगा सेक्शन 111A पर, यानी 111A पर आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। बात क्लियर है? 111A पर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर आपने 36 मंथ से कम अपने पास रखा, याद है ना, इनके लिए टाइम पीरियड 36 मंथ्स का है। आपने 1 साल में, 12 महीने में या 11 महीने में, 8 महीने में गोल्ड लिया और उसको सेल कर दिया और आपको गेन हुआ 1 लाख का। अब सवाल उठता है ये भी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यस, इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट एट द सेम टाइम दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹1 लाख इज अ डिफरेंट। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ये अदर देन सिक्योरिटी से रिलेटेड था। नेचर अलग अलग है ना, कैपिटल एसेट का नेचर अलग है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहेगी देखो ये जो इनकम है ना ये नॉर्मल इनकम मानी जाएगी। कौन सी इनकम? नॉर्मल। तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा? स्लैब रेट से। कैसे लगेगा बच्चे? स्लैब रेट से। और इस पर कैसे लगेगा? स्पेशल रेट से। विच इज़ 15%, 15%। यहाँ पे 15% है और यहाँ पर जो भी आपकी स्लैब होगी 10%, 5%, 20% या 30%, जो भी स्लैब होगी उसके हिसाब से लगेगा। एम आई क्लियर? नाउ लुक एट दिस। तो सेकंड पॉइंट में किस पे मना किया गया है? सेकंड पॉइंट में मना किया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, 111A, यानी अगेन स्पेशल इनकम पर टैक्स डिडक्शन आप नहीं चार्ज कर सकते। ये भी क्लियर है? थर्ड पॉइंट, लॉटरी इनकम, रेसेस इनकम, हॉर्स रेस इनकम, विच इज हॉर्स रेस,
हॉर्स रेसिंग होती है, राइट, हॉर्स रेस की विनिंग पर जो पैसा कमाया जाता है उस पर भी टैक्स स्पेशल रेट से लगता है। लॉटरी इनकम पर भी टैक्स स्पेशल रेट 30% से लगता है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर मना कर दिया कि इस केस में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ चीज़ें हमें क्लियर है, कुछ चीज़ें क्लियर है कि डिडक्शन हमें कब कब नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 111A पर, और तीसरा लॉटरी या हॉर्स विनिंग रेस पर आपको डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, if an individual who opts to be taxed under section 115 BAC, under section 115 BAC, as the case may be, sorry ये मत लिखो, under section 115 such persons shall not be allowed any deduction under any of the provision of the chapter 6A other than provisions of section 80 CCD bracket में 2, which is subsection 80 CCD 2 subsection and section 80 JJAA, whichever is applicable, 80 JJAA, whichever is applicable, सेक्शन 80 CCD, हाँ, 80 JJAA, whichever is applicable। इसका मतलब क्या है? ये भी बता दिया गया कि देखो, अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजीम ऑप्ट करते हैं, कौन सा? न्यू टैक्सेशन रिजीम, तो तब बचे आपकी डिडक्शन बहुत कम अवेलेबल होंगी आपको, ठीक है। यानी ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में 80C से लेकर 80U सारी अवेलेबल हैं, बट अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजीम यानी 115 BAC को ऑप्ट करते हैं तो आपके सामने सिर्फ 2 ही डिडक्शन अवेलेबल होंगी, 80 CCD 2 और 80 JJAA। क्लियर है? तो ये थियरी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपको ये समझना होगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दैट यू हैव टू कैलकुलेट नेट टैक्सेबल लायबिलिटी एज पर न्यू टैक्सेशन रिजीम, तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस सेक्शन में मिलेगी डिडक्शन, बस 80 CCD 2 और 80 JJAA, इसके अलावा किसी और सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्लियर है? आगे चले, थियरी क्लियर हो गई। नाउ फर्स्ट देखिए, सेक्शन 80C, सेक्शन 80C ओके, व्हाट इज दिस सेक्शन 80C? सी सेक्शन 80C इसका मतलब है इस चैप्टर की पहली डिडक्शन। गवर्नमेंट कहती है कि देखिए, अगर आप कुछ सर्टेन कंट्रीब्यूशन करते हैं, मान लीजिए आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आपने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, आपका अपना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, किसी भी तरह का आपका प्रोविडेंट फंड है, आप कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, अगर आप
किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपकी एक सैलरी का एक पोर्शन कटता है और वो प्रोविडेंट फंड में जाकर जमा हो जाता है। क्लियर है वाली बात? इसी तरह से आपके एम्प्लॉयर का भी एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मली जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और वो अमाउंट आपके पीपीएफ में जमा हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा हो गया, या आपकी जॉब का जो फंड है उसमें जमा हो गया। तो कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके का खर्चा आपकी सैलरी से कट रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है देखो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इन ऑर्डर टू इनकरेज कि लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आसानी से पैसा जमा करें, जितना पैसा आप जमा करेंगे मैक्सिमम 1.5 लाख तक, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख तक हम 80C में आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे। एम आई क्लियर? ये तो एक बात है। आपने हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस ले रखा हो, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, कि इन केस अगर जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का अमाउंट मिलेगा। दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस पार्ट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि लाइफ इंश्योरेंस पे आपका प्रीमियम जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस में आपका 15 या 20 हज़ार रुपये साल का प्रीमियम हो सकता है। तो जो प्रीमियम आपकी जेब से जा रहा है, क्या उसके अगेंस्ट डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस, डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। लिमिट्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। 80C की टोटल लिमिट कितनी है? 1.5 लाख, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस उसमें काफ़ी सारे हैं, या तो आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन में कर दो या अलग अलग ऑप्शंस में कर दो। इसी तरह से आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड सुना होगा, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका नाम होता है टैक्स सेवर। क्या नाम होता है? टैक्स सेवर। जैसे क्वांट टैक्स सेवर फंड, निपॉन टैक्स सेवर फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड्स, एंड देयर आर द नंबर ऑफ टैक्स सेवर, मिराई एसेट्स टैक्स सेवर फंड्स, उनके साथ टैक्स सेवर लगा रहता है। इसका मतलब है अगर आप उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे मैक्सिमम कितना, अगेन वही 1.5 लाख, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक यानी कि डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे मैंने लास्ट ईयर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी ओरिएंटेड यानी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में, तो इसका मतलब है कि जो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, इस 1 लाख वाले पार्ट पर मुझे टैक्स नहीं देना। एम आई क्लियर? इसी तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता, आप अलग से उसको किसी बैंक, नेशनलाइज बैंक से खुलवा सकते हैं, वहाँ पर भी आप पैसे जमा करेंगे, जितना पैसा जमा करेंगे अगेन मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख, राइट। तो इस तरह से आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है। ट्यूशन फीस, अगर आप अपने बच्चों के डिपेंडेंट की ट्यूशन फ़ी पे करते हैं तो जितना आप ट्यूशन फ़ी पे करते हैं अगेन वो भी आपका डिडक्शन में आप उसे क्लेम कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। ये सुन लो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो बच्चे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस, जिससे कि आप समझ पाएँ कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करने पर, कंट्रीब्यूशन करने पर आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो अब कुछ इन शॉर्ट लिख लीजिए। हाँ, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी नो, लॉटरी में नहीं आता, बट इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग प्रोविज़न क्रिएट किया है। टैक्स रेट अराउंड 40% टैक्स रेट इसके ऊपर है जो क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगेगा, ठीक है। बट ये सॉरी, स्पेशल ऑब्वियस है, ये स्पेशल पर है क्योंकि इसको कैपिटल एसेट्स अभी नहीं माना गया है, ठीक है। ओवर द ईयर हो सकता है कि इसमें चेंजेस आए, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स, ठीक है। नाउ नोट डाउन, contribution toward NSS National Saving Scheme, contribution toward National Saving Scheme, contribution toward Public Provident Fund, life insurance, any other
provident fund, any other provident fund, next investment toward equity linked saving schemes, ELSS, equity linked saving schemes. हाँ जी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसको टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, ठीक है। एनी सम पेड by an individual as tuition fees any interest earned on account of national saving certificate, on account of national saving certificate, समझ आया? तो ये कुछ आइटम्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने लाइफ इंश्योरेंस बता दिया, लाइफ इंश्योरेंस भी क्लियर हो गया। अब तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, हमने आपको 80C में बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए और टोटल आपकी एक लिमिट डिसाइड कर दी, कितनी? 1.5 लाख टोटल लिमिट। तो मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट 80C में क्लेम कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने कहा देखो, 80C के साथ साथ 80CCC, 80CCD1, 80C प्लस 80CCC, 80CCD1। ये जो 1.5 लाख की लिमिट है ना, ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख की लिमिट इसके लिए, 1.5 लाख की लिमिट इसके लिए और 1.5 लाख की इसलिए, गवर्नमेंट को तो टैक्स ही नहीं मिलेगा फिर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन तीनों सेक्शन का मिलाकर जॉइंट डिडक्शन कितनी हम दे रहे हैं आपको? 1.5 लाख। या तो पूरी यहाँ ले लो, या पूरी यहाँ ले लो, पूरी यहाँ डिडक्शन क्लेम कर लो, या कॉम्बिनेशन में कर लो। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होगी, कॉम्बिनेशन में ज़्यादा लोग कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब है जो 1.5 लाख की जो डिडक्शन मैक्सिमम लिमिट है इन तीनों सेक्शन की मिलाकर है, 1.5 लाख है, तीनों सेक्शन की मिलाकर, है ना। लेकिन आपकी चॉइस है, किसी भी एक सेक्शन में ले सकते हो, कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, 80C तो क्लियर है। नाउ व्हाट इज 80CCC? 80CCC है पेंशन फंड्स को लेकर। आप ICICI पेंशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम, इस आशा में कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। नाम से पता लग रहा है ना, पेंशन फंड्स। HDFC पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, UTI पेंशन फंड में, LIC के पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या और किसी इंस्टीट्यूट के पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो, अगर आप पेंशन फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, हम उसका भी आपको डिडक्शन दे देंगे। मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख, बट विद जॉइंट दीज सेक्शंस। तो 80CCC इज रिलेटेड टू पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड पेंशन फंड, ठीक है। तो नोट डाउन, लिख लो इसको, 80CCC किसके लिए है? 80CCC इज व्हाट? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ contribution, deduction in respect of contribution to certain pension funds, to certain pension funds. क्लियर है?
अब सर्टेन पेंशन फंड क्या होंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया HDFC पेंशन फंड गवर्नमेंट नोटिफाइड है, ICICI, UTI, LIC, मैक्स लाइफ, इस तरह के अलग अलग पेंशन फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एम आई क्लियर इनफ क्लास? तो बच्चे ये 80CCC में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको 80C क्लियर है, 80CCC क्लियर है। मैं पहले थियरी क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल लेंगे ज़्यादा अच्छे से, तभी आपको गारंटीड है समझ आएगा। तो थियरी इसलिए बताई जा रही है कि एटलीस्ट आपको पहले समझ आए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन क्या बताया मैंने, 80CCC, ठीक है, 80CCC। देखिए अभी 80CCC क्या है, सॉरी 80CCD, इट इज कैफी कॉफी डे, नहीं, हाँ क्यों कर रहे हो, इट्स 80CCD ओनली, नॉट कैफी कॉफी डे। 80CCD के भी दो पार्ट हैं। ये है क्या, देखिए आपने अटल पेंशन योजना का नाम सुना होगा, APY, आपने NPS का नाम सुना होगा, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको कुछ लोग न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। जैसे मेरे केस में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में हमारा एक NPS अकाउंट होता है जो मैंडेटरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है। उस अकाउंट में हमारी सैलरी का एक पोर्शन डिडक्ट होता है और हमारे NPS अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के कंट्रीब्यूशन हुए, एक जो एम्प्लॉई अपनी तरफ से अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करेगा, एंड द सेकंड कंट्रीब्यूशन विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगा। एम आई क्लियर? तो बच्चे 80CCD रिलेटेड किससे है, NPS कंट्रीब्यूशन से एंड अटल पेंशन योजना वाले कंट्रीब्यूशन से। तो देखिए दो सेक्शंस, 80CCD1, 80CCD2, गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया। 80CCD1 में बात होगी किसके कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की। मेरा अकाउंट मेरे कॉलेज के साथ है, मेरी सैलरी का एक पोर्शन हर महीने कट जाता है और वो डिपॉजिट हो जाता है मेरे NPS अकाउंट में। तो वो किस सेक्शन के अंडर आएगा, 80CCD1। तो हम कहेंगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 80CCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो देखिए गवर्नमेंट क्लियर बोलती है कि भाई अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और उसकी DA, बेसिक प्लस DA का 10% तक अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो हम उसको क्या करेंगे, डिडक्शन दे देंगे। समझ आया? तो नॉर्मली 80CCD1 में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात होती है, ठीक है। 10% नॉर्मली 10% कटता है, बट अगेन जैसे मैंने बताया था 80CCD1, 80CCC और 80C में क्या आता है, 1.5 लाख की लिमिट है मैक्सिमम, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कहती है देखिए दो चीज़ें, कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आप ऑटोनोमस अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, बट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आती है। तो उस केस में अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 14%, कितना, 14% बेसिक प्लस DA अगर कंट्रीब्यूट करता है तो हम उसको इतनी डिडक्शन दे देंगे। कितनी, आपकी सैलरी का बेसिक प्लस DA का 14% तक अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो हम भी 14% तक आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 80CCD2। बात क्लियर है?
लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है अदर देन दिस, तो उनके लिए लिमिट कम है विच इज़ 10%। 10% किसका? बेसिक प्लस डीए का 10% तक कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? समझ आया अच्छे से? नाउ आज से 6 साल पहले गवर्नमेंट ने एक और काम किया, 80 CCD 1 का एक नया सेक्शन और निकाला जिसको कहा गया 80 CCD 1B, 1 का 1B। गवर्नमेंट ने बोला देखो 1 में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है, मैक्सिमम लिमिट 80C और 80CCC के साथ 1.5 लाख है, यानी कि लिमिट क्या है? जॉइंट है। अगर हमें एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है एनपीएस के लिए, और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक नया सेक्शन डालकर आपको एडिशनल डिडक्शन और दे देंगे, राइट? तो 80 CCD 1B इज नथिंग बट एडिशनल डिडक्शन। कितनी एडिशनल? 50,000 की एडिशनल। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 2 लाख का टोटल एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूट किया पूरे साल में। 2 लाख नॉर्मली होता नहीं है, बट वी कंसीडर कि 2 लाख रुपए हुआ है। तो आपके सामने रास्ता क्या है? 80 CCD 1 में कितना ले लो? 1.5 लाख। फिर 80C में कुछ नहीं मिलेगा, ना ही 80CCC में कुछ मिलेगा, बाकी का 50,000 यहाँ ले लो। समझ आया? तो एनपीएस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 80 CCD 1B को 2016-17 में इंट्रोड्यूस किया, और ये कहा, जैसे मेरे केस में भी सेम है, मैं 80C में 1.5 लाख रुपए अपना ELSS, मैंने बताया ना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, 50,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैंने डाले, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ अभी, ठीक है, उसमें मैंने पैसा डिपॉजिट किया, तो मैंने 1.5 लाख पूरा 80C में कंज्यूम कर लिया। लेकिन मेरे कॉलेज से मेरा एनपीएस, मेरी सैलरी का एनपीएस भी कटता है, वो कटा है पिछले साल का अराउंड 54,000 के आसपास, 54,000। तो मैं 80 CCD 1B में कितना ले सकता हूँ? 50,000 ले सकता हूँ। बात समझ आ रही है? तो दैट्स हाउ वी मेक द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो अब आपको 80 CCD क्लियर है, 80 CCD 1, 80 CCD 2 और 80 CCD 1B, ये सब क्लियर होगा। कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट पॉइंट, deduction in respect of medical insurance premium, medical insurance premium। देखिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या? क्या लगता है क्या होगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम? बताइए। सी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सीधी सी बात है, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अलग अलग कंपनीज़ के, टाटा हेल्थ इंश्योरेंस आता है, HDFC का है, ICICI का है, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, कोटक का है, बजाज का है, इसके अलावा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, दे आर द मेजर हेल्थ इंश्योरेंस। रिलायंस इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यू एंट्रेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, न्यूएस्ट, नॉट बिल्कुल नया तो नहीं है एकदम से, बट कंपेरेटिवली न्यूएस्ट है। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख, 20 लाख, यानी कि अगर आप एडमिशन के टाइम पर, अगर आपका इन एडमिशन खर्चा जो होता है वो कवर हो जाता है इंश्योरेंस में, तो उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको। तो जो प्रीमियम है, गवर्नमेंट कहती है देखो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले, उस हेल्थ इंश्योरेंस को इनकरेज करने के लिए हम ये कहेंगे आपसे कि जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसका एक अमाउंट, पूरा नहीं,
सर्टेन अमाउंट एज वाइज हम आपको क्या कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे उसकी। समझ आ रहा है, क्या दे देंगे, डिडक्शन। फटाफट लिख लो इसको, क्या लिमिट्स हैं इसकी। देखो, इफ एसएससी लेस देन 60, अगर आपकी एज प्रीवियस ईयर में 60 ईयर से कम है, ठीक है, प्लस आपने अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोपोजर आप बने हो, आपने इंश्योरेंस कराया, प्रोपोजर आप बने, पेरेंट्स का इंश्योरेंस आपने कराया, उनकी एज भी बचे लेस देन 60 है, लेस देन 60, यानी यंग फैमिली है, पेरेंट्स भी 60 से कम है और बच्चे भी 60 से कम है। जैसे आपके ज़्यादातर पेरेंट्स के केस में यही होगा, आपके पेरेंट्स 60 से कम है और आप लोग तो डेफिनेटली 60 से कम है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना लें और अपनी फैमिली का लें, तो यहाँ पर इनकम टैक्स आपसे कहता है कि फैमिली की डेफिनेशन में आप आएंगे, आपके वाइफ आएंगी और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आएंगे। पेरेंट्स की अलग कैटेगरी है, फैमिली की अलग कैटेगरी और पेरेंट्स की अलग। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम 25,000 का आपके पेरेंट्स को मिल जाएगा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि भाई इसी में और इस वाले केस का और पेरेंट्स की एज क्या हो, 60 प्लस हो, सीनियर सिटीजन हो, तो उनको 25,000 की जगह कितना मिल जाएगा, 50,000। आपका अपना 25, उनका 50। अगर पेरेंट्स 60 से कम है तो 25,000 उनका, पेरेंट्स 60 या उससे ज़्यादा है तो उनका 50,000। पूरा केस क्लियर है। तीसरा केस हो जाएगा दोनों ही 60 से ज़्यादा हैं, दोनों, यानी एसएससी भी 60 से ज़्यादा है और उनके पेरेंट्स तो डेफिनेटली 60 से ज़्यादा होंगे, दोनों ही सीनियर सिटीजन है। तो उन केस में दोनों को कितना बताइए, गुड, वेरी गुड, 50-50 बोथ, एसएससी प्लस 60, पेरेंट्स ऑल्सो प्लस 60, कितना 50,000 प्लस 50,000, ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि अगर एज बढ़ने के बाद प्रीमियम इंक्रीज होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम ज़्यादा लेती हैं आपसे, एंड इफ दे चार्ज हायर प्रीमियम डेफिनेटली द गवर्नमेंट इज ऑल्सो विलिंग टू गिव यू द हायर टैक्स डिडक्शंस, ठीक है। तो 80D क्लियर है आपको। और भी चीज़ें हैं बट इसमें छोटी छोटी चीज़ें समझने की है कि ये जो आप प्रीमियम पे करेंगे कैश में नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में प्रीमियम पे किया तो ये माना नहीं जाएगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। क्या होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या हुआ, आप गए, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैं लिख देता हूँ। आपने अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराया, आपको जो भी 4,000-3,000 रुपये आपने पे किए, डायग्नोस्टिक फर्म को जो पैथोलॉजीज होती हैं उनको पे किया, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, आपके पास आ गया, तो गवर्नमेंट कहती है देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। तो अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कराया है, भले ही पेमेंट किस में की हो, कैश में की हो या डिजिटल पेमेंट की हो, तब भी हम आपको 5,000 की डिडक्शन दे देंगे। तो एक बात बताओ, अगर आपने ना भी कराया हो तब भी ले सकते हो, स्कोप बढ़ गया ना भाई। कैश का तो कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने कैश खर्च करके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। तो ज़्यादातर केसेस में होता क्या है, जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी होता है ना, या जिसने प्रीमियम वो ले ही नहीं रहा, तो उसके 5,000 तो ऑटोमेटिकली हर कोई इस बेनिफिट को ले लेता है। वैसे देखा जाए गलत है, लेना नहीं चाहिए, बट इसका मतलब है कि कैश में गवर्नमेंट ने 5,000 तक की लिमिट अलाउ की हुई है, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस की पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ क्लियर है। तीसरा, अगर आपके पेरेंट्स 60 प्लस हैं तो गवर्नमेंट ने एक और रिलैक्सेशन दी कि हो सकता है कि उनका इंश्योरेंस ना हो लेकिन उनके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हों, इंश्योरेंस ना हो लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हों, इंश्योरेंस हो लेकिन फिर भी दवाइयाँ बाहर से आती हों, कि दवाइयाँ तो हर बार इंक्लूड नहीं होती ना, राइट। कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो अगर आपके पेरेंट्स या एसएससी 60 प्लस है, आपके पेरेंट्स या एसएससी 60 प्लस है, तो उनके केस में हम आपको डिडक्शन प्रोवाइड करा देंगे। कौन से वाली? कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है आपके पास,
या उसका कुछ खर्चा है, लेकिन उसके अलावा दवाइयाँ आ रही हैं, आप बिल संभाल के रखिए सब। तो मैक्सिमम 50,000 तक का बेनिफिट आपको मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपने अपने पेरेंट्स के नाम पर किए हैं उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के केस में ये वाला स्कोप हो रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आप उनके बिल संभाल के रखें, प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखें। क्योंकि इनकेस अगर पूछ लिया गवर्नमेंट ने आपसे कि अच्छा आपने पेरेंट्स का क्लेम किया है या एसएससी आप हैं, आपने क्लेम किया है तो दिखाओ हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? तो ये चीज़ है, ठीक है बच्चे। तो देखो जैसे मैं पढ़ देता हूँ। द अमाउंट पेड टू इफेक्ट टू कीप द इंश्योरेंस on the health of the SSC or his family or his parents, any contribution made to the central government health scheme, any payment made on account of preventive health checkup or the SSC or his family or checkup of his parents or parents of the SSC, या तो अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए या अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए आपने प्रिवेंटिव हेल्थ कराया हो, उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये 5,000 की लिमिट अलग से नहीं है, ये जो 25-50 वाली लिमिट है उसी के अंदर वो 5,000 की लिमिट है, ये भी ध्यान रखना। मान लो कि अगर आपको लेस देन 60 या 25,000 की मैक्सिमम लिमिट है और आपका 18,000 में इंश्योरेंस हुआ तो 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप इसमें इंक्लूड करके इसे 18 + 5 23 कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इंस्टेड ऑफ सम पेड टू द इफेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ, यानी कि पेरेंट्स के केस में या सीनियर सिटीजन के केस में अगर वो 60+ ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर होंगे अंडर दिस 50,000 रुपीज़ लिमिट। काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है ये, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको लगे कि इनकी 60 ईयर एज है या हो रही है, अगर वो हो जाते हैं तो उनके जो मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उनकी इनकम में से आप क्लेम कर सकते हैं आराम से। बट अगर पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स डिपेंडेड हैं, तो फिर कौन कर सकता है? आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा है? 80D ये था, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे हम देखेंगे डायरेक्ट। 80DD, 80DD नोट डाउन। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability, देखिए इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स, उनके एक सन है, उनके जो सन है मिस्टर एक्स के, उनको हेयरिंग प्रॉब्लम है विच इज़ कॉल्ड हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो यानी कि इनको हेयरिंग प्रॉब्लम है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कंसीडर करती है कि अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, तो मिस्टर एक्स इज़ ए डिपेंडेंट, सॉरी मिस्टर एक्स के सन डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट यानी कि इनकी जो एज है वो और या इनकी डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स के अंडर आती है, राइट। तो इस केस में इनके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो मिस्टर एक्स बियर करते होंगे, या इनके मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस का देखो मतलब यहाँ पर है क्या, मेंटेनेंस का सीधा सा मतलब है कि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी और उनकी मेंटेनेंस पे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता होगा जो नॉर्मल नॉन डिसेबिलिटी वाले बच्चे पर नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट माय पॉइंट। तो उस केस में गवर्नमेंट इस बात को बच्चे मानकर चलती है कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आप करते हैं, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस पर या उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पर, तो हम आपको डेफिनेटली, चाहे आपने खर्चा वो किया हो या ना किया हो, आपके पास उस खर्चे के बिल हो या बिल ना हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी कि अगर आपने कोई मेंटेनेंस, देखो
मान के तो यही चला जाएगा ना कि अगर जिस बच्चे की ज़िंदगी पहले से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट है, राइट, उसके मेंटेनेंस पर ऑब्वियस है, नेचुरल सी बात है कि ज़्यादा खर्चा उनकी फैमिली कर रही होगी, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होंगी, राइट। तो गवर्नमेंट इसलिए विदाउट प्रूफ आपको इस केस में मिस्टर एक्स एसएससी को कुछ डिडक्शन प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट केस, अगर जो डिसेबिलिटी है बच्चे, अगर डिसेबिलिटी है अप टू 80%, 80% से नीचे डिसेबिलिटी है, उस केस में, या अप टू नहीं, लेस देन 80% है, इसको हम बोलेंगे नॉन सीवियर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी है बट नॉन सीवियर, यानी 40% से लेकर 79% तक, 40% से 79% तक डिसेबिलिटी है, ठीक है। और एक है सीवियर डिसेबिलिटी, क्या होगी वो, 80 या उससे ज़्यादा। जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है, आपको मशीन्स के थ्रू पता लगाया जाता है कि आपका हेयरिंग लॉस कितना है। तो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनकी उस पर लिखा रहता है कि जो इनकी डिसेबिलिटी है उसका परसेंटेज कितना है। तो जो मेडिकल बोर्ड होता है किसी भी अस्पताल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, या जो चीफ सर्जन होता है, मेडिकल बोर्ड जो होता है, वो डिसाइड करता है कि इनकी डिसेबिलिटी कितनी है और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट से डिसेबिलिटी का एक्सटेंट पता लगाया जा सकता है। अगर डिसेबिलिटी सीवियर नहीं है उस केस में 75,000 की डिडक्शन, और अगर डिसेबिलिटी 80% प्लस 80% है उस केस में 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। ये किसे मिलेगी, मिस्टर एक्स जो डिपेंडेंट को मेंटेन कर रहा है, खर्चे उनके लिए कर रहा है, ठीक है। इसमें लिखा भी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और अमाउंट डिपॉजिटेड, आपने कितना खर्चा किया नहीं किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम आपको 75 या 1,25,000 मिल जाएगा। मेरी फैमिली में एक केस है, तभी आई नो दिस कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का इशू है मेरे रिलेटिव्स में, तो व्हेन आई फाइल देयर आईटीआर, तो उनके फादर के आईटीआर में हमेशा मैं 75,000 रुपये डायरेक्ट क्लेम करता हूँ व्हेन आई फाइल देयर आईटीआर। क्यों? क्योंकि जो उनके सन हैं उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट का लॉस है, अराउंड 75% का लॉस है, इसलिए उनको 75,000 का डिसेबिलिटी का जो ये डिडक्शन है मिल जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 75,000 मतलब आराम से 15-20 हज़ार रुपये का टैक्स आप बचा रहे हैं अगर आप 20% टैक्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो 80 डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट फटाफट देखेंगे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में कुछ थियरी। 80 DDB, 80 DDB, okay, note down. Deduction is available to a person who is, deduction is available to a person who is resident in India, and either individual or HUF. ये डिडक्शन किसे मिलेगी, जो इंडियन है, राइट, एंड उनका जो इंडिविजुअल स्टेटस क्या है, पर्सन कैटेगरी या तो इंडिविजुअल है या HUF है, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे डिडक्शन इज अलाउड in respect of any expenditure actually incurred for the medical treatment
of the following person, of the following person for such disease, for such disease, disease, बीमारी, disease, right, for such disease as may be specified, as may be specified for himself, for himself or a dependent, for himself or a dependent. ठीक है, क्या मतलब है? यानी कुछ स्पेसिफिक ऐसी बीमारियां या डिजीज़ेस हैं जिन डिजीज़ की वजह से आपको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़े या अपने किसी फैमिली के डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़े। तो गवर्नमेंट इस बात को समझती है कि ऐसे केसेस में बहुत केसेस होंगे जहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा लोगों के पास, या मेडिकल इंश्योरेंस में कुछ बीमारियाँ कवर नहीं होती होंगी, तो उन पे जो आपकी जेब से खर्चा आएगा तो गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ हद तक आपको टैक्स में उसमें रिलीफ मिल जाए। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक डिजीज़ हैं क्या, इसको आप लिखेंगे, नोट डाउन। No deduction shall be available under this section shall be available unless the SSE, unless the SSE obtains the prescription for such medical treatment, obtains the prescription for such medical treatment from a neurologist, oncologist, urologist, hematologist, immunologist, or such other specialist, or such other specialist as may be prescribed. As may be prescribed. देखिए, समझ आया? आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया या तो अपना या अपने पेरेंट्स का, खासकर ये जो बड़ी बीमारियां हैं जिसमें आप ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम देख रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट का देख रहे हैं, हेमेटोलॉजिस्ट, मेनली ये बीमारियां जो कैंसर रिलेटेड बीमारी हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक डिजीज़ में ही कवर होता है। न्यूरोलॉजिस्ट लाइक ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज के केस में कवर होगा। ठीक है, हेमेटोलॉजिस्ट के केस में जो ब्लड कैंसर्स होते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट कौन होता है, जो ब्लड का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वी कॉल हिम हेमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं डॉक्टर्स की। तो ऐसे केस में अगर कोई खर्चा होता है कितना, 40,000, फर्स्ट 40,000, ये 80 डबल डी है, डबल डी बी है ना, हाँ डबल डी बी, कितना लिखा, 40,000 और 1 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। ये मैक्सिमम लिमिट है, 40,000 एंड 1 लाख मैक्सिमम है। खर्चा अगर इससे कम हुआ होगा तो उतना ही आप क्लेम ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन के केस में 80,000 खर्चा हुआ है तो मैक्सिमम डिडक्शन 80,000 ही ले सकते हैं। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में अगर 50,000 खर्चा हुआ है तो कितना ले सकते हैं, 40,000, 40,000 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और लिखी है जो ऑब्वियस है, मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका इस बीमारी पे खर्चा हुआ 50,000, ठीक है, और आप एक सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन आपके इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 के ही खर्चे को परमिट किया,
रिम्बर्स किया तो 10,000 आपको अपनी जेब से देने पड़े ना। तो उस केस में गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी जो अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी से कवर नहीं कर पाए वो 10,000 आप किससे कवर कर लेंगे, 80D के डिडक्शन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जितना आपने इंश्योरेंस कंपनी से कवर किया उसे माइनस कर दो टोटल एक्सपेंसेस से, बाकी का जो बचेगा आप उतना कवर कर सकते हो अंडर दिस डिडक्शन। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नाउ नेक्स्ट फटाफट देखेंगे नेक्स्ट 80E, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एजुकेशन। ठीक है, 80E डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड reduction in respect of interest paid on loan taken for higher education, loan taken for higher education। ठीक है, आपको लगता था कि आपको हायर एजुकेशन करनी है या आपकी फैमिली में आपके डिपेंडेंट या अपने स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, उनकी हायर एजुकेशन के लिए आप अपने नाम पे लोन लेते हैं, लोन का इंटरेस्ट पे करते होंगे। तो जो आप लोन ले रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए उसके जो इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं उस इंटरेस्ट पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80E। क्लियर है, नोट डाउन आगे। लोन इज टेकन फॉर higher education, loan is taken for higher education for SSC himself, for SSC himself or his relatives, his relatives, and the loan must be taken from financial institutions or any approved charitable institution or any approved charitable institution। नेक्स्ट पॉइंट, deduction shall be permissible for 8 assessment years, deduction shall be permissible for 8 assessment years starting from the assessment year in which SSC starts paying the interest or loan, SSC starts paying interest on loan। हायर एजुकेशन होगी 12th क्लास के बाद वाली एजुकेशन को हायर एजुकेशन माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम 8 इयर्स तक जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है 80E के अंदर। ठीक है, E फॉर एजुकेशन याद रखना आसान रहेगा, 80D को याद करना आसान रहेगा, D फॉर दवाई, मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरीके से याद कर लो उसे। ठीक है, हाँ जी,
इसमें अमाउंट लिमिटेड नहीं है, येस अमाउंट इज़ नॉट लिमिटेड, जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे सारा का सारा इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा डिडक्शन की फॉर्म में, ठीक है। ओके, डायरेक्ट अब एक न्यूमेरिकल लेंगे तो इन डिडक्शंस को भी कवर करेंगे और जो बाकी डिडक्शंस रह गई हैं, छोटी छोटी डिडक्शंस रह गई हैं, उन डिडक्शन को भी हम न्यूमेरिकल के साथ ही अब कवर कर लेंगे। जो मेजर डिडक्शंस थी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए, 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, B, 80E, यहाँ तक कवर किया, यानी 6, 7 हमने कवर कर लिए हैं। बाकी इसमें 80U रहता है, 80TTA, 80TTA-B, TTB, वन ऑफ द डिडक्शन इज़ इसमें जो आपको कवर करनी है विच इज़ 80G, ठीक है। ये आपकी न्यूमेरिकल से अब आराम से कवर हो जाएगी न्यूमेरिकल के साथ साथ, ठीक है। नाउ आगे चलेंगे। ओके, Mr. A has computed, Mr. A has computed his income for the previous year 22-23, for the previous year 22-23 as under, ठीक है। इनकम फटाफट लिखेंगे, सैलरी 3.91 लाख, इट मीन्स 3,91 लाख। Second, income under the head house property minus 10 lakh, sorry minus 10,000, minus 10,000. PGBP 40,000, PGBP 40,000. Short term capital gain 20,000, long term 2,30,000, lottery income 10,000, interest on government securities 12,000, next line, Mr. A submits the following details. Mr. A submits the following details. First, payment made by credit card. Payment made by credit card for Mediclaim policy. For Mediclaim policy 6,000. Second point, expenses on medical treatment, expenses on medical treatment of dependent son, being a person with disability, PWD, being a person with disability. 15,000, 15,000. Next, payment of interest to Canara Bank. Payment of interest to Canara Bank which was taken for pursuing approved higher education. Which was taken for pursuing approved higher education, 25,000.
donations, donations to, donations to. First, Prime Minister drought relief, Prime Minister drought relief. Prime Minister national relief, Prime Minister national relief 1200, 1000, ड्रॉट रिलीफ का 1000, नेशनल रिलीफ का 1200. नेक्स्ट, क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड 2000. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 2000. Last line, he also deposits 20,000 rupees in his PPF account. Compute his total income, for the assessment year 23-24 and assumes he doesn't opt for new tax regime. He doesn't opt for new tax regime. समझ आया? क्वेश्चन देखो बहुत क्लियर क्वेश्चन है. सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए ये, हाँ जी, ग्रॉस टोटल इनकम. जैसे मैंने बताया था, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका ये है. जो भी इनकम से आप इनको ऐड कर लेंगे और जो भी आपका आएगा दैट विल बी द ग्रॉस टोटल इनकम. बट ये याद रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से वाला, सेक्शन 11A वाला, उसमें से डिडक्शंस नहीं मिलेंगी. तो जब भी आप डिडक्शन क्लेम करें, मान लीजिए कि आपके टोटल इनकम है 10 लाख, 10 लाख में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, अब सवाल उठता है कि 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, बाकी की इनकम आपकी नॉर्मल इनकम है. अगर आपका 10 लाख GTI बन रहा है तो 9 लाख आपकी बाकी इनकम होगी, ग्रॉस इनकम होगी, और 1 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. तो अगर आप डिडक्शन 30,000 की मांगते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना. डिडक्शन आप 2 लाख की मांगते हैं कब भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप डिडक्शन 9,20,000 की मांग लेते हैं तो नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि नॉर्मल इनकम कितनी है, 9 लाख. तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 9 लाख. समझ आया ना? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम जो इसमें मेंशन है, ऐसी इनकम पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी. आप ये देख लो कि टोटल डिडक्शन क्लेम कितनी हो रही है. अगर टोटल डिडक्शन क्लेम आपकी इन इनकम को माइनस करने के बाद ज़्यादा है तो तब आपको टोटल डिडक्शन ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया. समझ आया? तो ये थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप लोग करना शुरू कीजिए. आई लेट यू नो कैसे करना है. सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस नहीं, नेट टैक्सेबल इनकम. कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर
फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 23-24 एक एक करके. फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 3,91,000 पॉजिटिव है, राइट. सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउ मच? माइनस 10,000. माइनस 10,000 है. नाउ लुक एट दिस. सैलरी इनकम माइनस है ना, और सैलरी इनकम प्लस है, सॉरी, और हाउस प्रॉपर्टी इनकम माइनस है. इसका मतलब है हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर आपको लॉस हुआ है. अब सवाल उठता है कि किसी इनकम पर अगर आपको लॉस है तो क्या बाकी पॉजिटिव इनकम के साथ उनको एडजस्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है विद टर्म्स एंड कंडीशन. अभी के लिए बस इतना समझो, अभी के लिए ये रिवीजन वाली क्लास में मैं आपको सेट ऑफ एंड क्वेरी फॉरवर्ड, ये मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक रहेगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा. अभी के लिए बस आप इतना समझो कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो आपका सैलरी के साथ एडजस्ट हो सकता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ नहीं हो सकता. बात समझ आए? किसके साथ हो सकता है? सैलरी के साथ. माइनस यानी किया जा सकता है. समझ आया? नेक्स्ट इनकम क्या है? पीजीबीपी 40,000 डायरेक्ट प्लस कर लो. कैपिटल गेन 20,000 एंड 2,20,000 दोनों प्लस कर लो. फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, लॉटरी 10,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 12,000, उसको भी प्लस कर लो. ठीक है, टोटल कितना आया? 6,93,000. गुड. अब देखिए, देखिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा ये तरीका अपनाओ कैलकुलेशन का जिससे डिडक्शन आसान हो जाए. क्या तरीका है? जो जो इनकम्स हैं, चाहे वो स्पेशल इनकम हो, नॉर्मल इनकम हो, सबको ऐड कर लो. ठीक है, कर लिया. टोटल आया होगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम 6,93,000. यही आया है. कैलकुलेट करो. 6,93,000 आना चाहिए. तो आपका भी यही आया बच्चे 693? नहीं आया अभी? हेलो, करो और देखो आपस में, क्योंकि ये कैलकुलेशन के बाद आपको एक चीज करनी होगी. आ गया? कुछ अमाउंट शायद गलत तो नहीं लिखा आपने, बट टोटल चेक करो. 693. ठीक है, तो देखिए नाउ लुक एट दिस. ग्रॉस टोटल इनकम 6,93,000. नॉर्मल तरीका ये होता है कि आप इसको ना डिवाइड कर लो. डिवाइड कौन सी इनकम में? जो नॉर्मल इनकम है, यानी जिस पे डिडक्शन मिल जाएगी और जिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगी. तो नॉर्मल इनकम कितनी है आपकी? देखो, नॉर्मल इनकम से पहले आप स्पेशल इनकम. स्पेशल इनकम आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, प्लस लॉटरी इनकम भी तो है बच्चे. भाई लॉटरी इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही स्पेशल इनकम है. ठीक है, क्योंकि इन दोनों पर टैक्स रेट अलग है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कितना है? 20% है, और लॉटरी इनकम पर टैक्स रेट 30% है. बात समझ आई? आप इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? 2,30,000 प्लस 10,000, तो ये इनकम हो गई आपकी 2,40,000. माइनस कर दो यहाँ से, यू विल हैव 4,53,000.
इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब है कि जो भी डिडक्शन ले सकते हो ना, इतनी ले सकते हो मैक्सिमम, समझ आया ना? मैक्सिमम डिडक्शन इतनी ले सकते हो, इससे ज़्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये स्पेशल इनकम आ जाएगी फिर, ठीक है? ये सिर्फ करने के लिए है, ये अपने दिमाग के लिए, आपके लिए, क्योंकि जब आप शुरू में क्वेश्चन करेंगे तो आप किसी तरह के गलत क्वेश्चन ना करें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे दैट यू शुड डिसाइड कि आप इसको बाइफर्केट कर लो, ठीक है? नाउ यू हैव टोटल GTI 6,93,000। अब हम क्या करेंगे? डिडक्शन क्लेम करेंगे। नोट डाउन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। ओके, आप लोग मुझे आंसर करेंगे, फर्स्ट डिडक्शन कौन सी होनी चाहिए? 80C। देखो सीक्वेंस में चलो, इंफॉर्मेशन कैसी भी दी हुई हो क्वेश्चन में, बट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेक्शन 80C। 80C बताइए, 80C की कोई इंफॉर्मेशन? कितनी? डोनेशंस नहीं, डोनेशन 80G में आएगी। वेरी गुड। पीपीएफ की इंफॉर्मेशन बिल्कुल लास्ट में दी गई थी, जानबूझकर मैंने इसको लास्ट में क्यों किया? जिससे कि आपके सामने एक सीक्वेंस ना बने ऊपर नीचे है। तो आप हमेशा वो देखेंगे जो नए सेक्शन, जो आपके सेक्शन से शुरू है, विच इज 80C। तो आप देखें 80C में पीपीएफ कितना डिपॉजिट किया है मिस्टर ए ने? पीपीएफ में कितना? 20,000। 20,000, वेरी गुड। देन 80CCC पेंशन फंड, कुछ है इंफॉर्मेशन? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गुड। 80CCD1 कोई है इंफॉर्मेशन एनपीएस से रिलेटेड? क्वेश्चन देखो, मैं सारे सेक्शंस लिखवा रहा हूं जिससे कि आपको हेल्प मिले ये देखने में कि कौन से सेक्शन की इंफॉर्मेशन है। एनपीएस से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गुड। एनपीएस से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगर एनपीएस का 80CCD1 में नहीं है तो 80CCD1B में भी नहीं होगा, ऑब्वियस है, राइट? एडिशनल एनपीएस है ना, वो एडिशनल एनपीएस 50,000 का, वो भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? सी के बाद क्या आता है? डी, 80D। 80D क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल इंश्योरेंस? इंश्योरेंस का है, राइट? मेडिकल इंश्योरेंस। ये सुनो, क्या इंफॉर्मेशन है बताइए? मेडिकल पॉलिसी थी 6,000। पे कैसे किया है? क्रेडिट कार्ड। कोई बात नहीं, कहीं से भी पे किया हो, कैश में नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से 6,000 रुपये पे किया, मेडिकल इंश्योरेंस का कवर होगा? बिल्कुल होगा। अब मिस्टर ए की एज तो नहीं दी गई, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसेस 25,000 से कम है तो हमें एज का करना भी कुछ नहीं है। 6,000 तो फिर भी मिल ही जाएगा ना, क्योंकि मिनिमम तो 25,000 है ही है, तो 6,000 आराम से मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस 6,000 मिल गया। और कोई इंफॉर्मेशन? डिसेबिलिटी, वेरी गुड। 80DD, 80DD डिपेंडेंट। आप इसको देखो, डिपेंडेंट की दवाई लेनी है, इसको ऐसे पढ़ो, डिपेंडेंट की दवाई विच इज DD। डी मतलब मेडिकल इंश्योरेंस दवाई, DD इज डिपेंडेंट की दवाई, यानी आप डिपेंडेंट के मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे हो। कौन सा डिपेंडेंट? जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड डिपेंडेंट की दवाई, इसको ऐसे ध्यान रखो, राइट? तो यहाँ पे डिसेबल्ड कौन है? हिज सन विद अ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। कितना खर्चा किया उसने? 15,000। एक बात बताइए, 15,000 खर्च अगर किया है तो क्या हमें डिसेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कितनी % डिसेबिलिटी है? नहीं, क्योंकि 75,000 तो नॉर्मल डिसेबिलिटी में है ही, वो उससे कम खर्च कर रहा है तो उसमें डिसेबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अगर 75,000 से ज़्यादा की डिसेबिलिटी अमाउंट मांग रहा होता तो अब हमें डिसेबिलिटी का पोर्शन देखना होता कि 80% से ज़्यादा है या 80% से कम है, तो यहाँ पे काम चल जाएगा विदाउट परसेंटेज।
80 DD डिपेंडेंट दवाई एंड डिपेंडेंट कौन सा, PWD डिपेंडेंट, 15,000 मिल जाएगा। डी दे रखा है तो उसके अंदर डिपेंडेंट वाले का कुछ सेक्शन ऐड है मतलब, किसका? जैसे आपने कहा कि डी तो अलग है और हाँ। डी फॉर डिपेंडेंट वाला जो है वो अलग चीज़ है, DD अलग है, DDB भी अलग है। वो उसमें कुछ नहीं, ये इसमें नहीं दिया हुआ बट है, डी उस है और उसका तो काटा हुआ है इसमें, बट है, सिलेबस का पार्ट है आपके, ठीक है। सी में भी ना सी ए और सी बी है तो वो क्या है ना, ये मतलब तो SLM है, तो अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इसको आप देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ दे रखा है ना, वहाँ काटा हुआ है, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा बॉदर मत करो, पढ़ लो एटलीस्ट। आपको ये सिलेबस में बिल्कुल है, सिलेबस में डेफिनेटली है, मैंने इसकी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है और मैं वही चीज़ें कवर करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि सिलेबस में 80D प्लस सब सेक्शंस बोला जाता है, तो यानी 80D के जो भी सब सेक्शन है, DD सब सेक्शन हो गया, 80DDB भी सब सेक्शन हो गया वो, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसके आगे बताइए। हाँ जी, 80DD के बाद E, ABCDE, E की कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, DDB क्या था बताओ? DDB क्या था? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और डिपेंडेंट, कुछ स्पेसिफिक डिजीज इसमें, तो डिजीज का केस है कोई इसमें? डिजीज का केस है ही नहीं कुछ भी, है ना, तो 80DDB स्किप हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, हाँ मैं लिख तो रहा ही था, तो 80DDB भी लिख देता हूँ। DDB ये क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट, नहीं है, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट E, अब E का देखो, E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन पे, हाँ जी, अच्छा है इसमें, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू कैनरा बैंक विच वॉज टेकन फॉर परस्यूइंग अप्रूव्ड हायर एजुकेशन, यानी लोन लिया होगा कैनरा बैंक से हायर एजुकेशन के लिए 25,000 रुपये खर्च हुए हैं, गुड, वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ थोड़ा गलत हो गया, ओके, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा कैश है जो आपको याद रखना है, खर्चा 15,000 रुपये हुआ था, बट मैंने आपको जब पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था, खर्चा कितना भी हुआ हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्पेंडिंग, आप कितना क्लेम करेंगे? पूरा क्लेम करेंगे, याद है? याद है? 40 नहीं, वो DDB का है, 75,000, 75,000 याद आ रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था, कोई बात नहीं, मुझे एकदम याद आया कि इसमें अमाउंट, क्योंकि जब हम ITR फाइल करते हैं ना, तो ITR में आपके पास ऑप्शन नहीं होता इस अमाउंट को सेलेक्ट करने का, अगर आप इसमें ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यस करते हैं, तो ये डायरेक्ट 75,000 या 1,25,000 लेगा, इस अमाउंट को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, इसके लिए प्रूफ नहीं वहाँ देना होगा। देखो जब आप ITR फाइल करते हो ना, तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं चाहिए होता है, बट इन केस अगर आपको, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कि जो आपने डिडक्शन क्लेम किए हैं इसकी आपको प्रूफ भी देना है, तो उस केस में डेफिनेटली बिना प्रूफ के फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उसके सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपके पास किसी तरह का नोटिस आ गया और आप प्रूफ नहीं दे पाए, तब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब जितना टैक्स आप बचा रहे हैं उससे 3 से 4 गुना टैक्स आपको फिर पे करना पड़ सकता है। तो ये मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि आप डिडक्शन ज़रूर लीजिए, उनके एक तो प्रूफ रखिए, हमेशा हमेशा प्रूफ रखिए अपने पास, प्रूफ 3-4 सालों तक संभाल के रखिए, लैपटॉप में आप उनको स्कैन करके रख लीजिए, मतलब आई डू इट इन माई लैपटॉप ओनली, आई प्रूफ एवरीथिंग, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं घर के, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो क्वालिफिकेशन में आ सकती है यहाँ पर, मैं उसके प्रूफ बनाकर फोल्डर बना के रख लेता हूँ, जिससे कि इन केस अगर कभी आगे आता है तो मेरे पास वो रेडिली अवेलेबल हो और मैं ईमेल का जवाब फट से दे दूँ। क्लियर है? तो ये चीज़ है। 80DDB भी क्लियर है? नहीं हो सकता। 80E हो सकता है? यस। कितना?
25,000, right? और कुछ रहता है? एनीथिंग एल्स? मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि किसी मिस्टर एक्स का सन, उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम है, उनके मेंटेनेंस पर या मेडिकल पे जो खर्चा होता है वो वाला 75,000 अगर सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है। अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज 80% से ज़्यादा है देन इन दैट केस 1,25,000। हाँ जी, हाँ, जो इवन जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उस पर डिसेबिलिटी परसेंटेज मेंशन होता है, तो वो आप उसमें भी कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकते। मैं कहने का मतलब है कि लोग करते हैं, लगातार करते हैं, बट वो जब तक है जब तक आपके सामने कोई नोटिस नहीं आता। इन केस अगर नोटिस आ गया, क्योंकि नोटिस आपके वो पास रेंडमली आ जाता है, आ गया और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तब आप फंस सकते हैं वहाँ पर। देखो, डिसेबिलिटी कैन बी एनीथिंग, राइट? डिसेबिलिटी कैन बी इंटेंट डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कैन बी बाय बर्थ, ठीक है, और एक्सीडेंट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। अब किसी ने अपना हाथ पैर तोड़ लिया, अगर कोई छत से गिर गया, अब कोई बात बताओ, हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा ना। आप मान लीजिए, चलो आपने ऐसा कर भी लिया, ठीक है, आपने जी क्लेम करने के लिए उस वक्त कर लिया, लेकिन ये तो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा ना, जो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना के देगा। जो सरकारी अस्पताल है वो बताएंगे किस दिन से आपका हाथ टूटा है ना, डिसेबिलिटी कब से हुई है आपको। आप थोड़ी, आपके हाथ टूटने से कोई विश्वास थोड़ी करेगा। देखो, हर चीज़ का कागज़ ज़रूरी माना जाता है। भले ही कोई व्यक्ति जो ब्लाइंड है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है किसी को, ठीक है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो उस केस में सामने से दिख जरूर जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रूफ चाहिए ना। किस चीज़ का? पीडब्ल्यूडी का प्रूफ आपका बनता है। अलग अलग हॉस्पिटल से दिल्ली में जो ये बनाते हैं, मतलब लीगल तरीके से मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर किसी को सच में डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी को थॉरली इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो 80E क्लियर है। नाउ 80G, फटाफट लास्ट पॉइंट 80G। मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ डोनेशन से रिलेटेड। लिखवाया था मैंने डोनेशन की इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाई है मैंने, ठीक है। अब देखिए, जो डिडक्शंस मैंने लिखवाई है ना, इनके भी अलग अलग नेचर हैं। कुछ डिडक्शंस, कुछ डोनेशंस में गवर्नमेंट ये कहती है कि देखिए, अगर आप ये डिडक्शंस डोनेशंस हमें देते हैं, तो कुछ डोनेशंस में जितना अमाउंट आप डोनेशन का दोगे, सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगा, जितना भी दोगे। लेकिन कुछ केसेस में जितना दोगे पैसा, उसका सिर्फ हाफ मिलेगा, विच इज़ 50% अवेलेबल। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, नोट डाउन। पहले 100% का लिख लीजिए, 100% डिडक्शन विच इज़ 100% परमिसिबल, डिडक्शन विच इज़ 100% परमिसिबल। लिख लो, क्लीन गंगा फंड, मैंने लिखवाया था ये, क्लीन गंगा फंड 2000। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 1200। हाँ जी, लिखवाया था, हाँ मैं वही लिखवा रहा हूँ, कैटेगराइज करवा रहा हूँ कि 100% वाले कौन से हैं और 50% वाले कौन से हैं, ठीक है। तो 100% वाले में क्लीन गंगा फंड आ जाएगा, यानी क्लीन गंगा फंड में आपने कुछ पैसा दिया, पीएम केयर फंड में आपने पैसा दिया, तो इनमें 100% डिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 50% डिडक्शन विच इज़ 50% अवेलेबल, जिसमें पूरी 100 नहीं मिलेगी लेकिन 50% मिलेगी। वो क्या है? पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट सूखा राहत जो होता है, जब सूखा बढ़ जाता है तो उसके लिए जो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। कितना जमा हुआ है? 1000, लेकिन मिलेगा कितना? 500। गुड, 500 मिलेगा। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड कितना किया है?
2000 मिलेगा कितना 1000, सिंपल। और कोई डिडक्शन रहती है क्वेश्चन में, चेक कर लो। इट्स कंप्लीट। इन सारी डिडक्शंस को माइनस करेंगे जीटीआई से, और देखो जितनी भी डिडक्शन है डेफिनेटली आपकी 4,53,000 से ज़्यादा नहीं हो रही होंगी, तो कोई परेशानी की फिर बात ही नहीं है। सारी डिडक्शन आप माइनस कर लो टोटल अमाउंट में से, और जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा आपका नेट टैक्सेबल इनकम, यानी ये वो इनकम है जिस पर अब टैक्स लगेगा। फाइनली ये वो इनकम है जिस पर हम टैक्स लगाएंगे। लॉटरी इनकम था ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉटरी इनकम। लॉन्ग टर्म कहाँ लिखा है? ये 20,000 नहीं था ना, 2 लाख था शायद। 2 लाख हाँ ठीक है, हाँ 2,30,000 प्लस 10,000 था, तो 230 हो गया, 240 हो गया। ठीक है, तो आई बिलीव ये क्लियर है आप सबको अच्छे से। जो भी अमाउंट आया, अमाउंट कितना आया 5,62,300 इज द राइट आंसर। नेट टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी नेट टैक्सेबल इनकम, ये बच्चे वो इनकम है जिस पर अब टैक्स कैलकुलेट होगा फाइनली। ठीक है, इस तरह से। हाँ ये लिस्ट है, जो आपका SLM होगा इसमें लिस्ट दी होगी, और अगर SLM में नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन में तो नहीं होगा ना, यही तो काम है ना, क्वेश्चन का काम ही यही है कि आपको पता लगाना। हाँ जैसे ड्रॉट फंड, प्राइम मिनिस्टर की एक जो पॉलिसी जैसे ड्रॉट फंड उसमें नहीं है, बाकी प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड, रिलीफ फंड उसमें है 100%। ठीक है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पर हैं उनमें 50% है। इस तरह से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का अलग कैलकुलेशन है, उनका 50% से भी कम है। हाँ ये याद रखना पड़ता है, और आई टेल यू ये ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। 1-2 ट्रांजेक्शन पूछेगा, वो भी जो मेन ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पूछेगा आपसे, डोनेशन वाली। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, जो कोविड में गवर्नमेंट ने एक नया फंड निकाला था ना, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, केयर रिलीफ फंड, उसमें 100% है। गंगा क्लीन मिशन जो अभी आया था कुछ सालों पहले, उसका 100% है। ठीक है, स्वच्छ भारत कोष, उसका 100% है। ठीक है, हाँ जी 5,63,000 गुड। तो शैल वी कंक्लूड नाउ। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी फर्स्ट में वी विल हैव आवर क्लास फॉर 4 आवर्स फ्रॉम 5 to 9। आई वुड रिक्वेस्ट यू एटलीस्ट, देखो आई अंडरस्टैंड कि आप 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाएंगे, मैं अग्री करता हूँ। जितना भी टाइम हो आपके पास ज़रूर क्लास लेना। मैं सारा जितना डिस्कशन हुआ एक तो मैं उसको समराइज़ कराऊंगा, और जो टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कराऊंगा साथ के साथ, जिससे कि आपके सामने वो क्लास बिल्कुल ऐसी क्लियर हो कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ वही पढ़कर जाना और आपका एग्ज़ाम का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ा पोर्शन, ऑलमोस्ट पूरा कवर्शन। 1 मई को होगी शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, 4 घंटे की क्लास है, तो हम ऐसा करेंगे 1.5 घंटे बाद 15 मिनट ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक, देन वी विल डू इट। क्योंकि ऑब्वियस है पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने वाले के लिए भी 4 घंटे के लिए फिर ऑब्वियस है वो चीज़ भी ब्रेक हम लेंगे, तो ब्रेक से चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।